हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीटेट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैथमेटिक्स का एक विशेष लेक्चर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब देखिए, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो बोला गया है, ये सारे क्वेश्चंस तो आपको सबसे पहली बात प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार सीटेट में एक जैसे पैटर्न पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का आइडिया जरूर होना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखें और इनको सॉल्व करना सीखें। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें बोला गया है 18 सही 3/4। ठीक है, इसमें बोला गया है कि कितने चतुर्थांश होंगे। चतुर्थांश मतलब चौथा हिस्सा, किसी चीज का चौथा हिस्सा मतलब 1/4। कितने 1/4 होंगे। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि इस चीज में कितने 1/4 मिलेंगे, यानी चतुर्थांश से चौथा हिस्सा कितना मिलेगा। तो ये चीज बताने के लिए आप सामान्य रूप से देखिए, एक अगर कोई एक है, संख्या एक है, तो इसमें 1/4 कितने मिलते हैं, 1/4 करके ऐसे 4 हिस्से बनेंगे, है ना। ये चीज आप जानते हैं कि अगर कोई एक चीज है तो उसमें 1/4 के 4 पार्ट मिलेंगे। तो पहला तरीका देखिए, सोचने के कई तरीके हो सकते हैं। तो ऐसे 18 तो देखिए यहाँ पूरा पूरा बड़ा बड़ा है, 18 लिखा हुआ जो सिंपल। तो अब देखिए यहाँ पर जो 18 लिखा हुआ है, इसके हम 4 1/4 अगर करेंगे तो इसको हम 4 से 4 गुना कर दें, 18 चौके 72। ठीक है, क्योंकि एक में ऐसे 4 हिस्से, तो 18 में 18 चौके 72 हिस्से बनेंगे। एक तो ये बात समझ में आएगी। दूसरा ये 3/4 और था, 3/4 का मतलब 1/4 1/4 1/4 ऐसे 3 बार लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 1/4 और मिल जाएंगे, तो 72 में 3 ये और आ जाएंगे तो 75 हो जाएगा। सीधे आप ये 75 टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो सामान्य रूप से आप इस बात को तो सीधे समझ गए होंगे। और एक तरीका ये होगा, देखिए इसको, और जैसे ये नहीं समझ में आती बात तो दूसरे तरीके से समझ लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि भाई 18 सही 3/4 को एक सामान्य भिन्न में बना लीजिए, जो कि आप जानते हैं पहले इसको इससे गुणा किया जाता है, 18 चौके 72 और फिर 3 इसमें जोड़ा जाता है, तो 72 3 75, 75/4। अब ये कहा गया है कि इसमें कितने 1/4 होंगे, यानी कितने चतुर्थांश होंगे। चतुर्थांश को इंग्लिश में क्वार्टर्स बोलते हैं। कितने क्वार्टर्स होंगे या कितने चतुर्थांश होंगे, या दूसरे शब्दों में इसमें कितने 1/4 बनेंगे। तो अब ऐसा करने के लिए दोनों को केवल भाग करना पड़ेगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं कि 10, कोई संख्या 10 है, इसमें कितने 2 बनेंगे, तो आप कहेंगे 2, इसमें ऐसे 5 बनेंगे, है ना भाई, इसमें 5 2 बनेंगे। अगर ये पूछा जाता है कि 10 में कितने 2 बनेंगे, तो आप कहेंगे 5 बनेंगे। तो इसके लिए कैसे आप समझेंगे, 10 को बस 5 से भाग कर दीजिए, है ना। सॉरी, 2 करना था, तो बस 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि 5 बार 2 बनेंगे। इसी तरीके से इसमें कितने 1/4 बनेंगे, तो इसको बस 1/4 से भाग कर दीजिए, 75/4 को भाग कर दीजिए 1/4 से बस। और ये सॉल्व करना आपको बताया गया है। 75/4 भाग की जगह गुणा लगा दिया जाता है और इसको पलट दिया जाता है, 1/4 हो जाएगा 4/1, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तब भी ये आपका 75 ही आंसर आएगा। तो आपको जैसे समझ में आए वैसे आप इसकी अप्रोच कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसका आंसर 75 होगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जब भी ऐसे कभी पूछा जाए कितने चतुर्थांश बनेंगे, कितने 1/3 बनेंगे, कितने 1/2 बनेंगे, तो आप उनको केवल भाग कर दीजिए दोनों भिन्नों को बस। ठीक है, तो वो चीज आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। देखिए, एक संख्या पहले तो 50 बताई गई और फिर कहा गया कि इसमें कोई एक पूर्ण संख्या यानी होल नंबर को जोड़ा जाता है। जैसे वो कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 4 5 कोई भी हो सकती है। तो 50 में कोई संख्या जोड़ी जाती है, मैं मान लेता हूं कि उसमें आप x जोड़ रहे हैं। ठीक, तो ये संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटाई भी जाती है। इसके बाद यही 50 में से, देखिए एक पार्ट तो ये वाला हो गया और अगला पार्ट इधर, 50 में से वही संख्या घटाई भी जाती है, मतलब 50 में x को जोड़ेंगे भी, 50 में x को घटाएंगे भी। ये कर लिया गया। अब कहा गया तो फिर इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ क्या है। अब देखिए, यहां 2 संख्याएं मिली, एक ये वाली जब 50 में x जोड़ा गया और एक ये वाली जब 50 में x घटाया गया, और कहा गया अब इसका योग क्या होगा, यानी कि जोड़ क्या होगा। तो जोड़ेंगे जब आप 50 + x ये है और इसमें जोड़ना है ये वाला 50 - x, तो आप देखिए प्लस का x और माइनस का x तो खत्म और 50 50 100 हो जाएगा। सामान्य सी बात है। इसको आप x नहीं मानना चाहते तो भी कर देंगे, तो आंसर तो इसका 100 हो गया। दूसरे तरीके से भी इसको देख लीजिए, अगर आप x और y ABCD इसमें नहीं लाना चाहते तो कैसे जनरल अप्रोच करते, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। पहले आप 50 लिखिए, उसने कहा है कि कोई एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। आप अपने मर्जी से कोई पूर्ण संख्या मान लीजिए। मान लीजिए मैं 10 जोड़ रहा हूं, तो अगर 50 में 10 जोड़ूंगा तो क्या आएगा 60, फिर 50 में ही आपको 10 घटाना भी है, क्योंकि वही संख्या जोड़नी और वही संख्या घटानी, यही प्रश्न में कहा गया।
तो 50 में 10 घटाएंगे तो 40। अब जो दो संख्याएं मिली है इनका योगफल बताना, तो 60 और 40 कितना होगा, 100 ही तो होगा। तो इस तरीके से आप कैसे भी सोच ले, कोई दिक्कत नहीं, चाहे x और ABCD मान के चले या फिर कोई भी संख्या ले ले, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब होल नंबर है, और ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आती होंगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 100 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया एक दुकानदार ने 5.3 kg बादाम, देखिए 5.3 kg ये आपका बादाम लिया गया है इसमें, ठीक है। फिर क्या कहा गया, 2.2 kg काजू, और ये वाला भी है 2100 ग्राम किशमिश, 2100 ग्राम किशमिश। ये तीन चीजें ली गई हैं, ठीक है। और कुछ कहा गया, तथा इनको मिला दिया गया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 2 दर्जन, बराबर बराबर आपको 2 दर्जन पैकेट बनाने। तो पहले देखते हैं कि इसमें मात्रा कितनी है। सबको हम ग्राम में बदल लेते हैं, पहले एक ही में हो, या तो केजी में हो या तो ग्राम में हो। तो केजी से ग्राम बनाना आसान है, आप फटाफट बना लीजिए भाई। 5.3 kg, किसी भी किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुणा करते हैं, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। तो 5.3 को जब आप ऐसे देखिए, 5.3 को 1000 से गुणा करेंगे तो ये ग्राम बन जाएगा। 5.3 का ये 53 और 3 जीरो इसमें से, और फिर एक अंक पे दशमलव है तो यहाँ से एक अंक पे लगाएंगे तो ये 5300 ग्राम हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं एक हो गया 5300 ग्राम, ये बादाम हो गया। काजू वाला 2.2 है तो ये 2200 ग्राम हो जाएगा जब आप 1000 से गुणा करेंगे, ये सब ग्राम बन गए। और ये तो 2100 है ही, तीनों ही चीजें ग्राम में आ गई। कुल योग इसका देख लीजिए कितना हो रहा है, तो ये 0 0 3 2 5 1 6 और 5 4 9 9600 ग्राम टोटल ये हो गया। अब इसके 2 दर्जन पैकेट बनाने हैं, तो आप 2 दर्जन का मतलब क्या हुआ, 24। 1 दर्जन में 12, 2 दर्जन में 24। तो क्योंकि 2 दर्जन पैकेट बनाना है तो 9600 को बस वही 2 दर्जन यानी 24 से भाग कर दीजिए, कितने पैकेट बनेंगे पता चल जाएगा, ठीक है। तो केवल आपको क्या करना, 9600 ग्राम आपका कुल मात्रा है और 24 पैकेट बनाने हैं, तो एक पैकेट में कितने ग्राम आएगा केवल डिवाइड करके आंसर पता चल जाएगा। तो 24 चौके 96 और 2 जीरो भाई 4 बार में होगा, 24 चौके 96 होता है, ठीक है। और नहीं तो आप 2 से 4 से काटिए, कोई दिक्कत नहीं, आएगा 400 ही। तो आ गया 400 ग्राम जो कि ए पार्ट में दिया गया है। इस प्रकार में 400 ग्राम एक पैकेट में मात्रा आएगी। जब इन सबको मिक्स करके भरेंगे तो 400 ग्राम क्वांटिटी एक पैकेट में आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है चीजों को कि वो क्या पूछ रहा है, उस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अदर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया कि एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। अब ये ऐसे सामान्य रूप से, जैसे मान लीजिए कोई एक बीकर है या कोई बर्तन है जिसमें 3/7 हिस्सा पानी है, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि 3/7 हिस्सा इसका ऐसे पानी भरा हुआ है। कोई भी कभी भी जब भिन्न इस प्रकार दी जाती है कि 3/7 भाग या कितना भाग, तो वो हमेशा 1 से छोटा होता है ना। तो ये बात याद रखिए, इसको टोटल भाग 1 मानेंगे। तो ये चीज अगर देखा जाए कि अगर इस बीकर में ये 3/7 भाग पानी है, तो बाकी का जो ये ऊपर का भाग आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो इसमें और आएगा, ये वाला हिस्सा, इसका भाग कैसे निकलेगा, तो 1 से घटा लीजिए तो आपको आ जाएगा शेष भाग, यानी बचा हुआ भाग। कितना भाग खाली है, तो वो शेष भाग देखिए कैसे आएगा, 7 एकम 7 - 3 यानी 4/7। और एक सोचने का तरीका ये होगा कि 3/7 अगर लिखा है तो इसका मतलब टोटल हिस्से, ये हमेशा टोटल को रिप्रेजेंट करता है कि टोटल हिस्से 7 हैं और उनमें से 3 भाग प्रयोग हो गया, तो बाकी कितने भाग बचे, 4, तो 4/7। ऐसे ही पता चल जाएगा भाई, अगर कुल हिस्से 7 हैं, 3 प्रयोग हुए तो 4 हिस्से और बचे 7 में से, तो बचा हुआ भाग 4/7। ऐसे डायरेक्ट सोच सकते हैं। जैसे मैं कभी कहूं कि किसी चीज का 3/8 प्रयोग में है, या मान लो 5/8 प्रयोग में है, ऐसे देख लीजिए। अगर ये कहा जाए कि किसी भी चीज का 5/8 प्रयोग है, तो इसका मतलब ये कि 8 कुल हिस्से, उसमें से 5 का यूज हो चुका है, तो बचा कितना, 3 बचा, यानी 3/8 बचा। तो हमेशा ये बात ध्यान रखिए। तो डायरेक्ट अप्रोच ले सकते हैं, या फिर 1 से माइनस कर लीजिए, जो भी भाग प्रयोग में है उसका 1 से माइनस कर लेंगे, तो ये जो आया ये शेष भाग आया। इसका मतलब अब 4/7 भाग हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है, 3/7 भाग यूज हो गया है।
तो अब आगे क्या बोला गया, इसके बाद बोला गया है कि इतना भाग पानी, फिर बीकर को ऊपर तक भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। 16 लीटर पानी की आवश्यकता है अगर हम इसको और ऊपर तक भरें। इसका मतलब ये जो बचा हुआ भाग है ये क्या है, खाली जो भरने की आवश्यकता है, और इसका मान भी दे दिया 16। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई 4/7 जो है वो 16 के बराबर है ना, 16 लीटर के बराबर है। इसको उधर ले जाएंगे तो देखिए अगर 4 हिस्से करेंगे तो 16 × 7, ये उधर जाके 7 हो जाएगा। अब ये 4 को हमें एक हिस्सा कंप्लीट पूरा ये 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए क्या होगा, ये 4 भी इधर बटे में आएगा, क्योंकि 4 इधर देखिए ऐसे लिख सकते हैं 1 × 4, तो इस 4 को ले जाएंगे इधर तो बटे में होगा, तो 16 × 7 बटे 4 होगा। 4 एकम 4 चौके 16, 7 चौके 28, यानी कुल 28 लीटर। 1 का मतलब ही हुआ, आपको मैंने बताया कि जब कोई भिन्न होती है इस प्रकार से कि 3/7 भरा है बाकी खाली है, तो उसका कुल योग 1 होता है, इसीलिए हमने 1 का मान ज्ञात किया। तो 4/7 का भाग दिया हुआ था 16 लीटर, तो 4 भाग करेंगे, ये बटे वाला उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा। ठीक है, फिर ये जो 4 है ये 4 इसके नीचे बटे में आएगा, क्योंकि हमें 1 बताना, तो 1 × 4, 4 को हम 1 × 4 लिख सकते हैं। ये 4 अब उधर जाएगा तो बटे में जाएगा, और सॉल्व के 28 लीटर आ जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर 28 लीटर है। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हो गया, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। बाकी करने के बहुत सारे तरीके हैं। 28 लीटर यानी सी पार्ट। बाकी इसको सोचने का तरीका ये भी हो सकता है कि हम कुल भाग को मान लें कि इसमें x भाग है। कुल अगर x है तो x का कितना और चाहिए, 4/7। तो x का 4/7 वो कितना है, पहले से बताया गया है, वो 16 लीटर है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं x लेकर के, और इसको अब सॉल्व कर लेंगे। x का मतलब गुणा 4/7 बराबर 16। ये 7 उधर जाएगा, अब देखिए x का 4 है, ये 7 उधर जाएगा 16 के 7, फिर ये 4 गुणे में है तो उधर जाएगा, तो 16 × 7/4, फिर से आएगा वही 4 × 7 = 28। तो ऐसे x मान के कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसा आपका मन हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसको कैसे करना है। ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं। अच्छा देखिए, इसमें अगर अब आपको ये चीज़ पता थी तो आप एक बिना पेन यूज करे भी इसको कर सकते थे, सोचना था उसमें थोड़ा सा। देखिए कैसे, जैसे इसने कहा कि एक बीकर में 3/7 पानी था, तो 3/7 को मैंने आपको ये बताया। अब देखिए डायरेक्ट करने का तरीका समझिए। 3/7 में मैंने आपको ये समझाया कि ये कुल हिस्सा है 7, ये कुल यानी पूरे बर्तन में कितना पानी है उसको हम अगर यहाँ पर 7 मानेंगे। इसको समझिए, भिन्न का मतलब क्या है। 7 अगर कुल है तो उसमें से 3 ही भाग ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ भाग 3 है। ठीक, सिंपल सी बात है। तो खाली वाला भाग है हमारे पास 4, खाली वाला भाग इसका मतलब बचा 4। भाई इस जब कुल भाग 7 है उसमें से 3 भरा है तो 4 भाग खाली है, क्योंकि कुल तो 7 ही है ना, उसमें 3 भरा हुआ है तो 4 खाली है। इसका मतलब खाली वाला भाग है 4, ये हम कह सकते हैं। और इसने ये बोला भी है कि खाली वाला भाग यानी कि इसको और भरने के लिए 16 लीटर चाहिए, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो खाली वाला भाग है 16 लीटर के बराबर है। तो 4 अगर 16 के बराबर है तो 1 कितने के बराबर होगा, 16/4 के। 4 एकम 4 चौके 16, 1 यानी 4 के बराबर है। और आपको कुल कितना था, कुल था 7 यहाँ के हिसाब से, तो बस 7 से गुणा कर दीजिए, 7 चौके 28। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट भी सोच सकते हैं और उसको कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। जिनको जो मेथड समझ में आ रहा हो उस मेथड का प्रयोग वो लोग करें, कोई ऐसी बात नहीं। मैंने दोनों तीनों तरीके से, हर तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। आपको जो भी मेथड समझ में आया हो उसको आप अप्लाई करें, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आशा घर खर्च में कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फोन खरीदना चाहती है। ठीक है, प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50 रुपए, देखिए मंडे को 50 रुपए बचाती है। ठीक है, फिर बुधवार को 100 रुपए, यानी कि वेडनेसडे को 100 रुपीज़ बचा लेती है। ठीक है, और फिर शुक्रवार को यानी फ्राइडे को कितना, 80 रुपये बचा लेती है। ये है तरीका इसके बचत करने का। तथा रविवार को इसमें 60 रुपये खर्च कर लेती है। तो जब संडे आता है तो इसमें पहले तो ये कुल बचाती है, फिर उसमें से ये खर्च भी करती है। तो पहले कुल हुआ कितना, आप देख लीजिए, 150 और 50 230 हुआ है ना। 230 रुपये उसने बचाया है सोमवार, बुधवार, शुक्रवार में, और फिर संडे जब आया है तो इसमें से कितने रुपए, 60 रुपये खर्चा करना है। 60 रुपये माइनस कर लीजिए, तो इसको जब आप खर्चा करेंगे तो यहाँ से आपका बचेगा कितना, 0, 13 में से 6 गया 7, और ये आपका
एक है ना 170, यानी कि जो अब बचत है वो 170 रुपये है एक हफ्ते में। ये पूरा एक हफ्ते का मामला है, इसमें आप देख रहे हैं हर दिन आ गया, तो उसमें एक हफ्ते की बचत है 1 वीक यानी एक सप्ताह में 170 रुपये बचा रही, इससे ये पता चल रहा है। आगे बोला गया उसे रुपये 5,950 का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी। 5,950 रुपये का खरीदना है, जबकि उसे एक सप्ताह में 170 बच रहे हैं। ठीक, अभी मैं आपसे कहूं कि किसी का एक सप्ताह में 5 रुपया बचता है, एक सप्ताह में अगर 5 रुपया बचता है तो 15 रुपया कितने सप्ताह में, तो आप देखिए 5 तिहाई 15 भाग करेंगे ना 15, आपसे पूछा जाए कि 15 रुपए की कोई चीज खरीदनी है और एक सप्ताह में 5 ही रुपए आपके पास कलेक्ट हो रहे हैं, तो कितना लगेगा, 3 सप्ताह लगेंगे। तो आप देखिए कुल को एक सप्ताह वाली मान से भाग करेंगे तो आ जाएगा 3 सप्ताह लगेंगे, ऐसे पता चल रहा है। तो इसी तरीके से कुल वैल्यू ये है, इसको अगर हम 5950 टोटल वैल्यू है जिसमें खरीदना है, एक सप्ताह की बचत ये है, इससे भाग कर दे तो पता चल जाएगा कितने सप्ताह लगने वाले हैं। तो 0 से 0 कट गया, 17 से इसको काटिए, 17 तिया 51, 8 बचा 85, 17 बचे 85, मतलब 35 सप्ताह लगेंगे उसको मोबाइल खरीदने के लिए, अगर वो इस प्रकार से 50 रुपये, 100 रुपये और 80 रुपये की बचत करे और 60 रुपये खर्चा करे, जो पैटर्न दिया गया है। इसका मतलब 35 वीक्स 35 सप्ताह, ए पार्ट में आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि ये चीज़ कैसे की गई और क्या इसके पीछे लॉजिक था, कैसे समझना था। बहुत इजी चीज़ें होती है, आप में मैथमेटिक्स जो पूछी जाती है वो बहुत ही जनरल वे में कर पाने वाली चीज़ें होती है, लेकिन आपको उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए बस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस का अभ्यास करते हैं। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, इसमें आपको गेस करना है। इसने बोला है मैं कौन सी संख्या हूँ, जिसमें आपको 3 विकल्प दिए गए हैं, इनको ध्यान से पढ़िए। मैं कौन सी संख्या हूँ, जिसमें पहला क्लू दिया गया है कि मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ। तो पहले तो आपको देखिए चारों ऑप्शंस में जो 2 अंकों की संख्याएं दिख रही हैं और चारों ही सम संख्या है, मतलब अभी कोई भी हो सकता है। ये पार्ट तो सबके लिए लागू है, ये बात ठीक है। अगला पार्ट है कि मैं 3, 4, 6 का सार्वगुणज हूँ। गुणज मतलब मल्टीपल यानी एलसीएम, 3, 4 और 6 का एलसीएम यानी इनसे इन सबसे कट जाएगी और इनका एलसीएम ले लीजिए। सार्वगुणज 3, 4 और 6 का एलसीएम आप लेंगे तो तुरंत आपको पता चलेगा कि एलसीएम 12 आएगा। ठीक है भाई, 3, 4, 6 का ऐसे एलसीएम आप करेंगे, 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6 ऐसे आप करेंगे, है ना, ये सब आपको करना आता है। तो ये आपका देखिए 2 दूनी 4 3 12 यानी एलसीएम आया 12, तो मतलब 12 से ये संख्याएं कटनी चाहिए। तो 12 से देखिए 12 के पहाड़े में 56 नहीं आता, मतलब ये तो नहीं हो सकता अब आंसर। अब या तो 24 होगा, या आता 12 3 36, 12 4 48, यानी ये 3 विकल्प हो सकते हैं, एक विकल्प आपका हट गया। अब इसने कहा है कि मेरे कुल 9 गुणनखंड है, गुणनखंड भी 9 है। जैसे गुणनखंड फैक्टर्स लेने हैं तो कैसे आप लेंगे फैक्टर्स, कुल फैक्टर्स निकालने का तरीका ये भी होता है कि आप इसको डायरेक्ट भी, ये संख्या छोटी है तो डायरेक्ट हम सोच सकते हैं। बाकी के लिए क्या है तरीका, दोनों में बता दे रहा हूं। पहले एक डायरेक्ट सोचिए, देखिए 1 से तो हर संख्या कटती है, 2 से भी कटेगी, ये 24 सम है, 3 के पहाड़े में भी आता है, 4 छंग 24 भी होता है, 6 चौके 24 भी होता है, 8 तिरिक 24 भी होता है, और फिर 12 से कटता है और फिर इसके बाद 24 से ही कटेगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, जबकि इसने कहते 9, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब देखिए किसके 9 गुणनखंड होंगे, 36 के बारे में देखते हैं। 1 से तो सब कटेंगे, 1 और 36 यानी 1 और अपने आप तो स्वयं सबका फैक्टर होता ही है। 1 से चालू करिए, 2 से कटेगा, सम संख्या है, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, ये 3 के बाद फिर 4 9 36, 4 से भी कटता है, 6 6 36, 6 से भी कटता है, 9 चौके 36, 9 से भी कटेगा, और फिर उसके बाद 12 3 36 तो 12 से कटेगा। 12 के बाद आपका 18 दूना 36 होता है, वो भी होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद 18 दूना 36 के बाद 36 अपने आप से कटेगा। ठीक, तो आप देखिए कितने हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल इसके 9 गुणनखंड है, यही आंसर हो गया, राइट आंसर आपका हो गया। बाकी गुणनखंडों की संख्या निकालने का तरीका मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे 24 का निकालना था, आपके सामने 8 है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, 24 का पहले लासा करिए, 12 दूना 24, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। फिर ये घातों में लिखे, 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 पर घात 3 गुणे 3 कितनी बार है, 1 ही बार, तो 3 पर घात 1। अब इसके बाद आप क्या करिए, इनमें 1 1 जोड़ लीजिए, 3 में 1 बढ़ा लीजिए, और फिर ये
इसमें भी एक बढ़ा लीजिए, एक है इसकी घात, ये घातें जो है इनमें एक एक बढ़ा लीजिए, तो एक में भी एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब आप देख रहे हैं 3 1 4 और इनको गुणा कर लीजिए, 3 1 4 और 2, 4 दूनी 8, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए 8 गुणनखंड आ गए। अब जैसे इसके 36 के गुणनखंड बताने थे तो हम 36 का ऐसे लासा लेंगे, 2 18 दूना 36, 2 9 18, 3 3 और 3 एकम 3। फिर आप देखिए इसको घातों में लिखेंगे, 2 की घात 2 और 3 भी 2 बार, 2 भी 2 बार, तो गुणे में 3 की घात 2। अब क्योंकि गुणे में तो आई है तो गुणा करना ही, लेकिन इनकी घातों में एक एक बढ़ा के, तो 2 में एक बढ़ाएंगे 3 और इस 2 में भी एक बढ़ाएंगे 3, 3 3 9, तो 9 गुणनखंड। ऐसे गुणनखंडों की संख्या निकाल ली जाती है। ठीक, गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए संख्या के फैक्टर करिए, उसके बाद घातों के रूप में लिखिए, फिर जो घातें इन पे आई हैं उनमें एक एक बढ़ा के गुणा कर लीजिए, बस वही गुणनखंडों की संख्या होती है। तो ये भी तरीका आपको पढ़ाया गया है, सिखाया गया है, हर चीज़ यूपी टेट के मैथमेटिक्स में सीरीज में सब कुछ समझाया गया है। यूपी टेट की मैथमेटिक्स की सीरीज प्लेलिस्ट में पड़ी है, 70 से ज़्यादा वीडियोस हैं और बहुत सारा का सारा चैप्टर वाइज डिटेल में पढ़ाया गया है। जिनको डिटेल में पढ़ना है वो वहाँ पर देख सकते हैं, सारे रूल्स एकदम अच्छे से समझाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर, एक वर्ग है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, 10 है तो सभी 10 10 होंगे, तो आप जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये बात सबको मालूम है। चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, भुजाएं बराबर होती हैं, दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं। आगे क्या बोला गया है कि एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है और यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए, मतलब 10 की बजाय 20 कर दिया जाए, है ना, सिंपल यही तो मतलब है कि वर्ग की भुजा को 20-20 कर दिया जाए। दुगना करने का मतलब पहले 10 था, अब हम सबको 20-20 कर दें, 2 गुना कर दिया, तो परिमाप कितने गुना बढ़ जाएगा। देखिए परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा इसकी 10 थी तो 40 परिमाप आया। यहाँ पर 4 गुणे भुजा होगा तो भुजा, लेकिन यहाँ 20 हो गई तो 20 चौके 80 आया। देखिए पहले का परिमाप 40, बाद का 80, मतलब 2 गुना हुआ, पहले 40 था अब 80, तो 2 गुना। परिमाप कितने गुना हो जाएगा, 2 गुना। आंसर कर दीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा यदि 1 1 0 1 1 पर ब्रैकेट बंद करके 2, इसका मतलब ये बाइनरी संख्या है। बाइनरी नंबर्स मैंने पढ़ाए हैं, आप वहां पर देख सकते हैं। बाइनरी संख्या को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बाइनरी संख्या हमेशा 2 अंकों पर आधारित होती है, 0 और 1। कभी भी बाइनरी संख्या जो कंप्यूटर में आपके वर्क होता है वो बाइनरी संख्याओं पर ही आधारित होता है, वो केवल 0 और 1 पर सभी गणनाएं कर लेता है। तो इन्हीं संख्याओं के समूह को बाइनरी संख्या कहते हैं। कैसे निकालते हैं ये सारी चीजें डिटेल वीडियो में नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में आप सीख सकते हैं। यूपी टेट के मैथमेटिक्स की सीरीज देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें संख्या पद्धति चैप्टर में आपको बाइनरी संख्या ये सब पढ़ाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाइनरी संख्या है, बाद में 2 लिखा है, ब्रैकेट के बाद यहाँ 10 लिखा है। ये दार्शनिक प्रणाली है जो हम लोग लिखते हैं, जैसे 27 30 33 32 ये सब हम लोग प्रयोग करते हैं। संख्या कंप्यूटर प्रयोग इन अंकों के आधार पर करता है, तो इसमें आप दार्शनिक प्रणाली में इससे इसको कैसे बदलते हैं ये चीज आपको समझना है केवल। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिए। तो चलिए देखते हैं, आप लोग वीडियोस को शेयर करते रहिए लगातार अपने फ्रेंड्स में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 1 0 1 1 और इस पर है 2 आधार पर, यानी ये बाइनरी संख्या है। अब हमें इसको दार्शनिक प्रणाली में बदलना है, आधार इसका 10 हो जाए, यहाँ आधार 2 है, बाइनरी संख्या का आधार 2 होता है। दार्शनिक प्रणाली जो हम लोग पढ़ते हैं ये आपका डेसिमल नंबर्स जो 10 पर बेस्ड होते हैं। अब हम देखेंगे कि इसको कैसे इसमें कन्वर्ट करें नंबर्स में। तो इसमें एक यहाँ देखिए फर्स्ट अंक इधर से शुरू करिए और एक जो ये है इसको गुणा करिए कितने से, 2 की घात 0 से। सब संख्याओं को 2 की घात से गुणा करना है और जोड़ते जाइए। फिर इस वाले 1 को 2 की घात 1 से गुणा करिए और जोड़ दीजिए। फिर इस वाले 0 को 2 की घात 2 से, क्योंकि देखिए क्रम क्या है, 2 की घात 0 2 की घात 1 2 की घात 0 2 की घात 1 2 की घात 2 हो गया। अब क्या होगा, इस 1 को फिर से हम 2 की घात 3 से गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, और फिर फाइनली आप जो एक और ये है इसको 1 गुणे 2 की घात 4 करेंगे। अब ये जो आपका आया यही आपका टोटल वैल्यू जो आएगी वही आपका आंसर होगा। देखिए 2 की घात 0, किसी भी संख्या पर घात 0 है तो इसका मान 1 होता है, वो कोई भी संख्या हो तो इसका घात 0 का मान 1, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 1 कम 1 ही आएगा, तो इसको तो आप 1 लिख लीजिए। इसका देखिए मान क्या होगा, 2 की घात 1 का मतलब 2 ही हुआ, और 2 1 कम 2 ये हो गया, प्लस फिर यहाँ है, यहाँ 0 से कोई भी संख्या 2 दूना 4 और 4 का 0 से गुणा तो सब 0 हो जाएगा, तो यहाँ तो 0 ही हो गया।
यहाँ पर देखिए 2 की घात 3 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 एक कम 8, ये 8 हो गया। यहाँ पर 2 की घात 4 का मतलब हुआ 16, और 16 एक कम 16 ही रहेगा भाई। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार करेंगे 16 आएगा। अब देखिए कितना बन रहा है, 16 8 24, 2 26, 1 27, आंसर बन रहा है 27। इसका राइट आंसर हो गया 27। ठीक है, तो मुझे आशा है आपको ये प्रश्न भी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। डिटेल में ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए 2-3 क्वेश्चंस और कर लेते हैं प्रैक्टिस में, और इसके साथ इसको वीडियो को कंप्लीट करेंगे और फिर आगे लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, जिसमें कहा गया कक्षा 3 में 1/4 यानी चतुर्थांश की संकल्पना को समझाने के लिए, यानी जो 1/4 की संकल्पना है कि 1/4 होता क्या है, 1/4 भाग या चतुर्थांश कह सकते हैं, जिसको इंग्लिश में क्वार्टर कहते हैं। ये 1/4 चौथाई चतुर्थांश को समझाने के लिए, इसकी संकल्पना को समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है। यानी ये 3 क्रम आपको दिए गए हैं, 3 क्रम में पहले क्या हो, बाद में क्या हो, फिर क्या हो, यानी कि इनके क्रम में कैसे समझाना चाहिए 1/4 को, कि 1/4 क्या है किसी अध्यापक को। तो कक्षा में अध्यापक को 1/4 यानी चतुर्थांश को समझाने के लिए सबसे पहले इनके हिसाब से क्या करना चाहिए, ये बात समझिए। तो इनके हिसाब से करना ये चाहिए कि सबसे पहले इन्होंने बोला ए पार्ट में कि चतुर्थांश के प्रतीक को, यानी 1/4 सीधा हमें चतुर्थांश समझाना है, किसी चीज का चतुर्थांश समझाना है बच्चों को छोटे, तो क्या सीधा 1/4 लिख दे, ये करना जरूरी है। या कि कोई ठोस पदार्थ लें, जैसे मान लीजिए हम कोई गोला लेते हैं और हम इस गोले के 4 हिस्से कर देते हैं, ऐसे कि भाई इस गोले के हम 4 हिस्से कर दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए इसमें से ये आपका 1 भाग है, 2 भाग है, 3 भाग है, 4 भाग है। इसमें से इस 1 भाग को अकेले क्या कहेंगे, 1/4 भाग कहेंगे, है ना। इस तरीके से समझाना शुरू किया जाए तो सबसे पहले जाहिर सी बात है, मुझे यही लगता है कि सबसे पहले चित्र बना करके उसकी भूमिका बनानी चाहिए, समझाना चाहिए कि ये 4 हिस्से करके दिखाने चाहिए, और फिर एक हिस्से के पर चर्चा करनी चाहिए। यानी कि पहला पार्ट यही होना चाहिए बी वाला, कि ठोस पदार्थ को चतुर्थांश में बांटना चाहिए। तो मैंने जैसे एक गोला लिया और गोले को हमने 4 भागों में बांटा और फिर इस पर चर्चा की। फिर चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र, और भी चित्र लिए जाएं, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे लेकर के और अब इसमें 4 हिस्से कर दूं कि यहाँ भी देखिए, या फिर कुछ एक मैंने रस्सी या कुछ ऐसा एग्जाम्पल बोल दिया और इसके अब हमने ऐसे 4 हिस्से कर दिए। ठीक है, तो ये ऐसे एग्जाम्पल्स लेने चाहिए, और ढेर सारे एग्जाम्पल्स में जब उस चतुर्थांश की या चौथे हिस्से की कॉन्सेप्ट संकल्पना उसके दिमाग में आ जाए, तब हमें अब बताना चाहिए कि इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं कि 4 हिस्से कुल हैं, 4 में 1 यानी 1/4, चौथाई हिस्से को चतुर्थांश को 1/4 से प्रदर्शित करते हैं। अंत में इस बात को हमें समझाना चाहिए। तो इसका मतलब क्रम क्या हुआ, पहले बी फिर सी फिर ए। तो बी सी ए किस में हुआ, बी पार्ट में। देखिए बी सी ए, इस क्रम का अनुसरण करना चाहिए। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये प्रश्न कैसे डील करना था और कैसे इसको समझना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या लिखा गया है, इसमें बताया गया है कि 72 × 28 बराबर 36 × 4, और यहाँ पर गुणे में कुछ और दिया गया है कि यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या होगा। पहले तो ये सोचते हैं रिक्त स्थान में क्या होगा, तो इसका कई बच्चे इसको गुणा करेंगे फिर यहाँ करेंगे, तो देखेंगे ये सब नहीं करना है। ठीक है, पहले सामान्य तरीके से सोचिए, 72 था, 36 है, 36 यहाँ पर आ गया है, 72 के लिए हमें 2 और चाहिए होगा, ये 72 हो जाएगा, और 4 को 28 करने के लिए 4 से 28 होता है, तो 7 और चाहिए होगा। इसका मतलब ये 7 दूनी 14 यहाँ भरा जाएगा। देखिए डायरेक्ट हमें ये सारे फैक्टर ही तो हैं, ये गुणे में है, ये भी गुणे में है, तो हम बस इतना ही बना लें, 72 × 28 इधर भी कर ले। तो इसको 72 करने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, 4 को 28 करने के लिए 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 सते 14, इसका मतलब यहाँ 14 भरा जाएगा। ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर जो रिक्त स्थान में संख्या आएगी वो 14 आएगी, तभी ये इसके बराबर होगा। ठीक, दोनों पक्ष। तो ये बात क्लियर हो गई कि रिक्त स्थान में 14 आएगा। अब यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं, इनको देखिए 14 के बारे में, कि जो रिक्त स्थान में है वो क्या है, क्या वो 7 का गुणज है। बिल्कुल सही, 7 का गुणज है, क्योंकि 7 दूनी 14 होता है 7 के पहाड़े में। क्या ये एक अभाज्य संख्या है 14 जो रिक्त स्थान में आया, नहीं। 14 अभाज्य नहीं, प्राइम नंबर नहीं। अभाज्य का मतलब क्योंकि 14 2 से भी कटता, 7 से भी कटता, तो वो अभाज्य तो नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है। फिर इसके बाद बोला गया है कि 56 का गुणनखंड है, 56 का
गुणनखंड है। इसमें एक ऑप्शन आपका छूट गया है, डी वाला पार्ट हम लिखना भूल गए, तो डी पार्ट भी देख लेते हैं और डी पार्ट को भी लिख लेते हैं। डी पार्ट इसमें था आपका एक अभाज्य संख्या और एक था सी पार्ट में 10 से कम। सी पार्ट ये आपका यहाँ पर है 10 से कम। ये जो 56 लिखा है इसको बदल लीजिए, थोड़ा सा क्रम नहीं हुआ है, इसको सही कर लेते हैं। 56 का गुणनखंड ये आपका ई है, ई पार्ट है। सी पार्ट हम इधर कर लेते हैं, सी और डी को इधर कर लेते हैं। सी पार्ट में था आपका 10 से कम, 10 से कम, और ये डी वाला हिस्सा जो रह गया वो भी देख लेते हैं। ए बी सी डी, इस तरीके से ए बी सी डी 5 चीजें दी थी, मैंने 3 ही लिखी हैं। तो यहाँ पर डी में है एक सम संख्या, डी में लिखा हुआ एक सम संख्या यानी इवन नंबर, एक सम संख्या। अब आप चेक करिए, ठीक। तो 14 के बारे में हम लोग चेक कर रहे थे कि 7 का गुणज, ठीक है, 7 दूनी 14 है। अभाज्य संख्या अभाज्य नहीं होता क्योंकि 14 भाज्य है, सम संख्या है, इवन नंबर है 14, 2 सते 14, तो सम संख्या तो है ही, यानी डी वाला भी सही है, ए वाला सही है, बी वाला सही नहीं है। 56 का गुणनखंड है, क्या 56 का गुणनखंड 14 होता है? 14 के पहाड़े में 56 आता है, 14 चौके 56 आता है, यानी ये भी ठीक है। और 10 से कम, तो 10 से कम तो नहीं है, 14 10 से बड़ा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। इसका मतलब हमारे पास होगा ए सही है, ए सही है, इसके बाद डी सही है और ई सही है ना। ए वाला सही है, देखिए, डी वाला सही है और ई वाला सही, ए डी ई, ये ऑप्शन सी में देखिए दिया गया है, ए डी ई। ये 3 ऑप्शन 14 के लिए सही है। तो इसमें आपको एक बेसिक्स आपको आने चाहिए, यानी कि इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, भाज्य अभाज्य, ये सारी संख्याओं की एक समझ होनी चाहिए, जो कि मैंने यूपी टेट के सीरीज में मैथमेटिक्स में संख्या पद्धति में सब कुछ पढ़ाया हुआ है। संख्या पद्धति में आप देखेंगे पहले लेक्चर से आप अगर देखते हैं तो ये सारे बेसिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे, और यहाँ तो फिर बस सोचना ही है कि जो कुछ हो रहा है उसमें कैसे कैसे क्या क्या पॉइंट्स काम कर रहे हैं और उनके बिहाफ पे आंसर करना है, ठीक है। तो मुझे आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। ये आपका सीटेट का के पिछले वर्ष में पूछे गए प्रश्न पत्रों में से 2019 का आई थिंक ये पेपर था, और उसमें से आपको ये चीज़ करा दी गई है, ठीक है। तो सारे के सारे मैथ के क्वेश्चंस लगभग जितने थे जुलाई 2019 1 से 5 यानी फर्स्ट लेवल फर्स्ट का, फर्स्ट टू 5th क्लास स्टैंडर्ड का सारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस इसमें शामिल हैं और वो करा दिए गए हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, अच्छे से आपने बढ़िया से चीज़ों को सीखा होगा। प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, और आगे के वीडियोज़ में, लेक्चर्स में आपको जो भी डिमांड हो आप कमेंट में हमें लिख के बताएं, और जो भी इधर आपको लेक्चर्स दिए जा सकेंगे वो मिलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियोज़ को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक पहुँचाइए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।